हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब बेसिक इंफॉर्मेशन में जिन्होंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है उनके पास तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने का सारा बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन जिन्होंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है उनको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरी है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन में दो चीजों की जानकारी उनके पास होनी चाहिए। पहला, फैक्टोरियल क्या है, और दूसरा एनसीआर का फॉर्मूला उनको जानना पड़ेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। हमने जैसा कहा कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए हमको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वही बेसिक इंफॉर्मेशन यहां है। बेसिक इंफॉर्मेशन में पहला हम कह रहे हैं फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल जो नहीं जानते हैं उनके लिए यहां डिफिनीशन लिखा हुआ है कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। इट इज डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। साफ साफ कह रहा है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है जो होगा उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल एन, ठीक है। तो आप क्या सोच पा रहे हैं कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्या मतलब है। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, तो नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से। तो अगर हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, तो यह फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 1 से 5 तक का प्रोडक्ट है, लेकिन कंटिन्यूड होना चाहिए, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए बीच में। तब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम लिखते हैं 5 और इसके बाद लगाते हैं यह नोटेशन, ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद लगाते हैं। यही फैक्टोरियल का भी नोटेशन है। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल 5। यह हो गया कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो क्या बोलेंगे फैक्टोरियल 5। तो इसी तरीके से यहां कहा कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन इंटू कहां तक जाएगा, n तक अगर जाएगा तो इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल n। तो यह बेसिक जानकारी हो गई कि फैक्टोरियल n होता क्या है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। लेकिन फैक्टोरियल का कैलकुलेशन भी हमको आना चाहिए। तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए हम जो लिखते हैं इसको उल्टे ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे अगर हमको फैक्टोरियल n लिखना है कहीं, तो फैक्टोरियल n को हम इधर से लिखेंगे n इंटू उससे एक कम n-1, फिर उससे एक कम n-2, और इस तरह से घटते घटते हम कहां तक जाएंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। कहिएगा ऐसा क्यों। तो ऐसा लिखने का फायदा यह है कि जैसे अगर यहां देखिए फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 को हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहें तो यहां 4 से लेकर यह 1 तक का जो प्रोडक्ट है इसको भी हम बोल सकते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट जिसका भी होगा उसका फैक्टोरियल हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू, इसके बदले क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, ठीक है। आप चाहें तो इसी 5 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 आपने क्या लिखा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई चाहे तो 3 से लेकर 1 तक का जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है इसके बदले फैक्टोरियल 3 लिख सकता है। तो फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू हम 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फैक्टोरियल लिखने का यह फायदा होता है, ठीक है, कि जहां तक जरूरत है वहीं हम इसको लिखें। जैसे अगर मान लीजिए कि हमको कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर क्या 10 से लेकर 1 तक लिखेंगे, नीचे 7 से 1 तक लिखेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे इसको कि हमको पता है कि 10 फैक्टोरियल अगर है तो इसको हम 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे यहां पर क्या लिखे हैं 5 को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या फिर 10 फैक्टोरियल है तो इसको हम 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे यहां 5 को लिखे हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। और नीचे है हमारा 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, हमारा 10 इंटू 9 इंटू 8 आ जाएगा।
अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमको फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7 का वैल्यू मिल जाएगा। तो यह है हमारा फैक्टोरियल और यह उसका कैलकुलेशन। इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पूरा वैल्यू अगर कहीं चाहिए किसी को तो पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा, तो फैक्टोरियल 5 के वैल्यू के लिए तो हम यही सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 120। लेकिन अगर इस तरह का सिंप्लीफिकेशन है तो उसको इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको जानना है। जैसे एक बात तो आप जान गए, यह नीचे जो यहां लिखा हुआ है कि n फैक्टोरियल को आप n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या और अगर इसको लिखना चाहें तो n फैक्टोरियल को आप n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है फैक्टोरियल 0। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल में आपको क्या कहा है कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल लिखेंगे तो 1 से वहां तक का गुना लिखेंगे तो उसमें 0 आएगा ही नहीं। तो अगर फैक्टोरियल 0 है तो क्या करेंगे, तो आप याद रखिए कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो वहां आप इसको फाइंड किए होंगे कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता क्या है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो तत्काल आप इसको याद रखिए। अब आइए, दूसरा जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वह है एनसीआर का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम अगर पढ़ना है हमें तो हमें एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वही यहां हम लिखे हैं एनसीआर। ठीक है, फिर हम वही बात बोलेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ रखा है तो इसकी पूरी जानकारी आपको होगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए यह है कि एनसीआर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो एनसीआर कहते हैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of n different things taken r at a time। ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन ऑफ n different things taken r at a time मींस n different things अगर दिया हुआ है तो उसमें r का कुल कितना सिलेक्शन हम बना सकते हैं, कितना ग्रुप हम बना सकते हैं, यही होता है एनसीआर। ठीक है, लेकिन अभी आपको उस पर नहीं जाना है, आपको जानना है एनसीआर का फॉर्मूला कि एनसीआर अगर है तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो एनसीआर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। एनसीआर इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। मीन्स एनसीआर में जो ऊपर लिखा हुआ वैल्यू है उसका फैक्टोरियल, ठीक है, फिर जो नीचे लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो यह फॉर्मूला होता है एनसीआर का। यह आपको अभी फॉर्मूला को बिल्कुल याद कर लेना है। एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब कुछ एनसीआर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट आप याद रख लीजिए जो आपकी हेल्प करेगा। उसमें सबसे पहले कहा कि NC0 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो NC0 का वैल्यू 1 अगर हमको प्रूफ करना है तो अगर हम यह फॉर्मूला याद कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। NC0 को हम क्या लिखेंगे, NC0 को हम लिखेंगे फैक्टोरियल n। NCR कह रहा है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो NC0 होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0। अब आप कहिएगा कि यह आप क्या लिख रहे हैं, आपने तो इस तरीके का नोटेशन बताया है फैक्टोरियल n का, तो यह नोटेशन भी होता है और यह दूसरा नोटेशन है फैक्टोरियल n का। इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो उसको भी हम लोग फैक्टोरियल n पढ़ेंगे, यह नोटेशन और यह नोटेशन। तो NC0 क्या हो गया, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0 अभी बताए हैं पिछले पेज पर, फैक्टोरियल 0 1 होता है और इंटू n माइनस 0 क्या हो जाएगा, n कैंसिल होकर क्या आएगा 1। इसी तरीके से NC1 अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो NC1 का वैल्यू होगा n। याद रखना है आपको यह सब, NC0 का वैल्यू 1, NC1 का वैल्यू n। हम कैलकुलेट कर लेते हैं फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अब ऊपर जो फैक्टोरियल n है इसको हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 तो 1 होगा, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1 से कैंसिल होगा, क्या आ गया n।
ठीक इसी तरीके से NCN आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फिर से वैल्यू आएगा 1। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह याद रखना है, ठीक है, कि NCR इक्वल टू NCN-R। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉम्बिनेशन का। NCR इज इक्वल टू NCN-R, NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है, इस दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। पहले तो आप यह एक बार प्रूफ करके देख लीजिए। जैसे आप NCR अगर कैलकुलेट करते हैं तो यह आपको क्या आएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। और अगर NCN-R कैलकुलेट करते हैं तो फिर इसी फॉर्मूले से, यहां NCR था तो क्या था, अपर वैल्यू का फैक्टोरियल लोअर डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो यहां भी क्या होगा, जो अपर वैल्यू है उसका फैक्टोरियल फैक्टोरियल n, जो लोअर वैल्यू है उसका फैक्टोरियल मींस फैक्टोरियल n-r, और फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल मींस n-r का फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r बाई फैक्टोरियल n-r इनटू, अब n से n यहां कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल, यहां आ जाएगा फैक्टोरियल r। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यह दोनों सेम है। ठीक है, NCR का जितना वैल्यू आ रहा है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, NCN-r का भी वही वैल्यू आ रहा है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। ठीक है, यह क्यों यूजफुल है अभी नहीं बताएंगे, आगे चल के आपको खुद पता चल जाएगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट और यूजफुल रिजल्ट है। आपको बस याद रखना है NCR इज इक्वल टू NCN-R। अब थोड़ा सा NCR का कैलकुलेशन भी हमको जल्दी से करते आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्विक कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं NCR का, उसको आप जरा सीखिए। जैसे यहां पर मान लीजिए कि हमको दिया है 10C2 कैलकुलेट करने के लिए, तो 10C2 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10-2, जो बेसिक फॉर्मूला है उससे इसको ब्रेक करेंगे। तो यह आ गया फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो फैक्टोरियल 10 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8। ठीक है, तो यह आ गया 10 इंटू 9 बाई फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2। एक और देखिए 7C3 देखते हैं। ठीक है, 7C3 के लिए क्या करेंगे, तो 7C3 है तो फिर बेसिक फॉर्मूला फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7-3। ठीक है, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अब 4 फैक्टोरियल से यह कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 यहां फैक्टोरियल 2 है तो इसको हम 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। यहां फैक्टोरियल 3 है तो इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इस दोनों एग्जाम्पल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे हमने 10C2 को सॉल्व किया, ठीक है, तो क्या आया यहां फाइनल रिजल्ट में, 10 से शुरू करके 2 फैक्टर आया कंटिन्यूड 10 और 9, और नीचे क्या आया, तो जो लोअर वैल्यू है उसी का फैक्टोरियल आया, मतलब उसका 1 तक गुना, वहां से लेके 1 तक गुना। इसी तरीके से 7C3 जब हमने सॉल्व किया तो जो वैल्यू नीचे लिखा हुआ है, जो लोअर सफिक्स है, ठीक है, ऊपर में 7 से लेकर शुरू करके उतना ही फैक्टर लिखे हैं। 7C3 है तो ऊपर में 7 से शुरू करके कितना फैक्टर लिखे, 3 फैक्टर, और नीचे क्या आ गया, 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब जब भी आपको NCR को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि क्या करना है हमको, तो ऊपर में जो वैल्यू लिखा हुआ है वहां से शुरू करके उतना फैक्टर लिखना है जो वैल्यू नीचे लिखा हुआ है। जैसे 7C3 है तो 7 से शुरू करके 3 फैक्टर, नीचे जो वैल्यू लिखा हुआ है उतना फैक्टर, और नीचे उसी का फैक्टोरियल।
तो अब अगर मान लीजिए हमको 6c2 कैलकुलेट करना है, तो अब हम इस तरीके से उसको सॉल्व करने नहीं जाएंगे, हम सीधे इसको क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5, 6 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 फैक्टर, अब भाई नीचे 2 का फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1, ठीक है, यह आ गया 15। नीचे 9c7 लिखा हुआ है, तो 9c7 को पहले, अब यहां आ गया हमने जो यह फॉर्मूला पढ़ा था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो 9c7 को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 9c9 माइनस 7, ठीक है, मीन्स 9c2 लिखेंगे, ठीक है। NCR बराबर होता है NCN माइनस आर, तो 9c7 किसके बराबर हो जाएगा, 9c9 माइनस 7 यानी 9c2 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 9 से शुरू करके 2 फैक्टर लिखेंगे और नीचे 2 का फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 36। उसी तरीके से 7c3 फिर यहां लिखा हुआ है, तो 7c3 तो अभी कैलकुलेट किए हैं, फिर एक बार कर लीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6, यानी यह आ जाएगा 35। तो इस तरीके से हम एनसीआर का कैलकुलेशन याद रखेंगे कि किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, ठीक है। एनसीआर अगर है, ठीक है, तो एन से शुरू करके न्यूमरेटर में आर फैक्टर लिखना है कंटिन्यूड, और नीचे आर का फैक्टोरियल लिखना है। तो यह था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन जो बाइनोमियल थ्योरम के लिए जरूरी था। अगर आप यह 2 बात समझ गए हैं तो अब हम बाइनोमियल थ्योरम शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम है, तो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहला वर्ड है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल हम सबको पता होता है, ठीक है। अगर आपने क्लास 10 में पॉलिनोमियल पढ़ा है तो वहां सर ने आपको बताया होगा, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, ठीक है, और इस तरीके से पॉलिनोमियल तक गए होंगे। तो यह टर्म आपको पता है, ठीक है, कि अगर टर्म की संख्या 1 है किसी एक्सप्रेशन में तो उसको मोनोमियल कहते हैं, अगर टर्म की संख्या 2 है तो बाइनोमियल कहते हैं। तो बाइनोमियल का डिस्कशन हमको यहां करना है, इसलिए एक बार हमने लिख दिया है कि द एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 डिसिमिलर टर्म्स, अब इस पर ध्यान देना है, ठीक है। द एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 डिसिमिलर टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 डिसिमिलर टर्म है, जैसे एक x है दूसरा y है, तो यह एक बाइनोमियल हो गया, या एक x है दूसरा 2x स्क्वायर्ड है, तो यह एक बाइनोमियल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है 3x प्लस 2x, तो यह बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि यह सिमिलर टर्म्स है, ये सिंप्लीफाई होकर क्या बना लेगा, 5x बना लेगा, तो यह मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, द एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 डिसिमिलर टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। एक बात और आपने समझ रखा है हमारे ख्याल से कि टर्म का जो सेपरेटर होता है, जैसे यहां 5x है, ठीक है, तो 5x का मतलब 5 इंटू x है, तो यह एक टर्म है। टर्म का सेपरेटर कौन होता है, प्लस और माइनस टर्म सेपरेट करता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन जो है यह टर्म सेपरेट नहीं करता है। अगर 5 इंटू एक्स लिखा हुआ है तो इसको गलती से आप 2 टर्म नहीं पढ़ सकते हैं, यह क्या है, एक टर्म है। 2 टर्म जब भी होगा तो इस तरीके से बनेगा, प्लस माइनस उसको सेपरेट करता है। तो बाइनोमियल आप समझ गए कि द एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 डिसिमिलर टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब आते हैं बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, ठीक है, यही हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, जिसको पढ़ना है हमें। तो क्या कहता है कि द स्टेटमेंट व्हिच गिव्स एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। वह स्टेटमेंट जो x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपांशन बताता है, उसी स्टेटमेंट को हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। The statement which gives expansion of x plus y to the power n is called binomial theorem, ठीक है। तो x plus y to the power n का एक्सपांशन होता क्या है, जब हमको यह पता चलेगा कि x plus y to the power n को हम क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहेंगे, उस स्टेटमेंट को हम बाइनोमियल थ्योरम कहेंगे। तो अभी हमने यहां x प्लस वाई टू दी पावर n का एक्सपांशन नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यह स्टेटमेंट अगर आप सीधा देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या लिखा हुआ है।
तो हम लोग इसी स्टेटमेंट को पकड़कर चलते हैं और देखते हैं कि x प्लस वाई टू द पावर n के फॉर्मेट का कोई एक्सपांशन हमने किया है इससे पहले क्या? तो बिल्कुल हमने किया है। ठीक है, हम लोग पीछे क्लास 10th से भी पहले क्लास 8 वगैरह में इस तरह का स्टेटमेंट पढ़े हैं। ठीक है, x प्लस वाई टू द पावर 0। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। उसी तरीके से x प्लस वाई टू द पावर n है तो कोई भी बताएगा कि x प्लस वाई होगा यह। ठीक है, x प्लस वाई का पावर 2, तो x प्लस वाई का पावर 2 भी हमने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यह जो स्टेटमेंट है, यह जो स्टेटमेंट है या यह जो स्टेटमेंट है, यह हमको क्या बता रहा है? यह किसी n के लिए x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपांशन है। तो यही हमारा बाइनोमियल थ्योरम है। तो इस चीज को हमने पहले से पढ़ रखा है। x प्लस वाई टू द पावर n में n के सर्टेन वैल्यू के लिए हमने इसका एक्सपांशन पहले से पढ़ रखा है। अब क्या करना है कि उसी को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और x प्लस वाई के किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए, सबसे पहले x प्लस वाई के किसी भी नेचुरल पावर के लिए उसका एक्सपांशन क्या होगा यह लिखना है। अगर हम वह लिख पाए मींस बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ लिया। तो आइए और इसको आगे बढ़ाते हैं। x प्लस वाई का क्यूब है अगर, तो क्या पढ़ा है आपने? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यही तक कहानी अभी तक आपने पढ़ा है। ठीक है, x प्लस वाई टू द पावर 4 अगर हम पूछें, ठीक है, तो आपने इसके लिए कोई रिजल्ट याद करके रखा हुआ नहीं है। वो आप सक्सेसिव, आप इसको मल्टीप्लाई करके भले ही हमको रिजल्ट बता दें, लेकिन आप इस तरीके से रिजल्ट जो आपने याद किया था आइडेंटिटी के तौर पर, उस तरह से इसको याद करके नहीं रखा है। और उसी तरह से x प्लस वाई टू द पावर 5 का भी आप मल्टीप्लीकेशन से तो बता सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। तो जो हमने पढ़ा है उसी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आगे का एक्सपांशन भी हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यह जो 4 एक्सपांशन है बाइनोमियल का, इसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यहां हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है कि बाइनोमियल का जो पावर है, ठीक है, टर्म की संख्या उसके एक्सपांशन में उससे 1 ज्यादा है। जैसे यहां बाइनोमियल का पावर है 0 तो टर्म है 1, बाइनोमियल का पावर है 1 तो टर्म है 2, पावर है 2 तो टर्म है 3, पावर है 3 तो टर्म है 4। तो पहला तो ऑब्जर्वेशन हमको यह मिला कि बाइनोमियल का जो भी पावर होगा उसके एक्सपांशन में उससे 1 ज्यादा टर्म होगा। ठीक है, दूसरा आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यह देखिए। ठीक है, तो दूसरा आप यह ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर किसी बाइनोमियल का एक्सपांशन हम लिखे हैं, जैसे x प्लस वाई टू द पावर 3 है, ठीक है, तो यह जो x टू द पावर 3 से शुरू हुआ है, x प्लस वाई टू द पावर 3 अगर हमने लिखा है तो यह x टू द पावर 3 से शुरू हुआ है। ठीक है, और y का पावर यहां 0 है, y नहीं है मतलब क्या है, y का पावर 0 है। तो पहला टर्म में x प्लस वाई टू द पावर 3 है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला टर्म है उसको टोटल पावर मिला है और दूसरे को 0 पावर मिला है। अब आगे क्या हुआ है, तो आगे पहले टर्म का पावर 1 घटा और दूसरे को 1 का पावर 1 बढ़ा। फिर अगले टर्म में पावर पहले टर्म का पावर 1 और घट गया, दूसरे का 1 और बढ़ गया। ठीक है, और लास्ट में जाकर क्या हुआ कि पहला जो यहां लिखा हुआ वैल्यू है इसका पावर 0 हो गया और दूसरे को टोटल पावर मिल गया। लेकिन प्रत्येक टर्म में अगर दोनों के पावर का सम हम देखें तो दोनों के पावर का सम बाइनोमियल के पावर के बराबर है। इस टर्म में x का पावर 3 y का पावर 0 तो सम 3 प्लस 0 3, यहां x का पावर 2 y का पावर 1 तो सम 3, यहां x का पावर 1 y का पावर 2 तो सम 3। ठीक है, तो अगर हमसे कोई कहे कि x प्लस वाई टू द पावर 4 का एक्सपेंशन आप लिखिए, तो सबसे पहले हम यह बात तो पक्के से कह पाएंगे कि इसके एक्सपेंशन में 5 टर्म होगा। ठीक है, और वेरिएबल का जो पावर है वो किस तरीके से वेरी करेगा, तो x टू द पावर 4 से शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद x का 1 पावर कम होगा, x का पावर 3 होगा
और y का पावर 1 होगा। फिर x का एक और पावर घटेगा, y का एक और पावर बढ़ेगा। फिर x का एक और पावर घटेगा, y का एक और पावर बढ़ेगा, ठीक है। और फिर x का पावर घटकर 0 हो जाएगा, y को टोटल पावर मिल जाएगा। तो यह तो वेरिएबल के पावर का वेरिएशन हम लिख पाए, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ कोफिशिएंट्स भी है साथ में, ठीक है। जैसे x प्लस वाई का पावर अगर 1 है तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट भी 1। x प्लस वाई का पावर 2 है तो पहले और अंतिम का कोफिशिएंट तो 1 1 है, लेकिन बीच वाले का 2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से x प्लस वाई टू द पावर 3 है तो पहले और अंतिम का तो पावर 3 है, कोफिशिएंट 1 है, लेकिन बीच वाले का कोफिशिएंट 3 3 हो गया, ठीक है। तो हमको अगर इसका एक्सपेंशन लिखना है तो पावर का वेरिएशन तो हम अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन कोफिशिएंट का कैलकुलेशन हमको आना चाहिए। तो कोफिशिएंट का कैलकुलेशन भी आपको यही ऑब्जर्वेशन से मिलेगा, ठीक है। आप जरा ध्यान से इसके कोफिशिएंट्स को लिखिए कि जैसे अगर पावर 0 है, ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर पावर 1 है तो 2 टर्म है, उसमें कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, ठीक है। अगर पावर 2 है तो उसमें कोफिशिएंट क्या है आपका, तो उसमें कोफिशिएंट आपका 1 2 1 है, ठीक है। जब पावर 3 हुआ तो इसमें कोफिशिएंट क्या हो गया, तो 1 3 3 और 1 हो गया, ठीक है। तो जब आप यह पैटर्न यहां लिख रहे हैं तब आपको इसमें पता चल पाएगा कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन। यह जो ट्रायंगुलर शेप यहां पर फॉर्म हुआ है, इस ट्रायंगुलर शेप को देखकर हमको लग रहा है कि पहले और अंतिम का जो कोफिशिएंट है, मतलब रो का पहला टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट तो 1 होगा। यहां भी 1 है, पहले का भी 1, लास्ट का भी 1, यहां पहले का 1, लास्ट का 1, यहां पहले का 1, लास्ट का 1। मतलब बाइनोमियल का कोई भी किसी भी पावर का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो पहले का कोफिशिएंट 1 और लास्ट का कोफिशिएंट 1 आएगा, और बीच वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, तो बीच वाले कोफिशिएंट को जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि ऊपर जो कोफिशिएंट है इसी का सम यहां आ रहा है। यहां 1 + 1 2, ठीक है, यहां 1 + 2 3, यहां भी 1 + 2 3, और फिर लास्ट वाले का 1 हो गया। तो यह एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब इसी पैटर्न को अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो हमको क्या आना चाहिए, तो 1, उसके बाद इस दोनों का सम आना चाहिए, तो 1 + 3 4, फिर इस दोनों का सम आना चाहिए 3 + 3 6, फिर इस दोनों का सम आना चाहिए 4, और फिर लास्ट में क्या आना चाहिए 1। तो जब अगर आप मल्टीप्लीकेशन के हेल्प से x + y टू द पावर 4 को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं x + y का होल स्क्वायर इंटू x + y का होल स्क्वायर, और उसको सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही कोफिशिएंट आपको आया है, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में जो मैथमेटिशियन बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन बता रहे थे, उन्होंने भी इसी तरीके से ऑब्जर्व किया, ठीक है, बाइनोमियल के कोफिशिएंट्स को इस ट्रायंगल के हेल्प से, ठीक है। और इस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। बाइनोमियल का कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए जो यह पैटर्न उन्होंने ऑब्जर्व किया, यह एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहा था, ठीक है। डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट मैथमेटिशियंस इसके ऊपर काम कर रहे थे। जैसे इंडियन भी एक मैथमेटिशियन थे पिंगल, ठीक है, उन्होंने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को इसी तरीके से कैलकुलेट किया था। कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट को इसी तरीके से कैलकुलेट किया था, लेकिन इसका कॉपीराइट कराया पास्कल ने, इसीलिए हम इसको पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो यहां ट्रायंगल बना हुआ है, यह जो ट्रायंगल है इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो पास्कल्स ट्रायंगल कॉपीराइट है पास्कल का, लेकिन और भी मैथमेटिशियन इस पैटर्न के हेल्प से बाइनोमियल कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो कहिएगा कि बाकी लोग अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट को इसी तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे तो पास्कल का ही नाम कैसे दिया गया।
तो इसके लिए आपको हम एक उदाहरण देते हैं, तो हमारा जो अपना अनुभव है। एक बार हम जा रहे थे रास्ते से, ठीक है, तो रोड बाइक से जा रहे थे, तो रोड पर अचानक बगल से एक टेम्पो निकली, ठीक है। टेम्पो पर मछली लोड किया हुआ था, टेम्पो में मछली लोडेड था, जिंदा मछली था, उसमें से एक बड़ा सा मछली जंप कर गया, रोड पर गिर गया। अब चारों तरफ से लोग दौड़े मछली की तरफ। आजकल तो आप लोग जानते ही हैं चिकन मटन मछली के प्रति लोगों की कितनी आसक्ति होती है। जिनकी भी नजर उस पर पड़ी, सभी लोग उस तरफ दौड़े, ठीक है। जब सब लोग नजदीक पहुंचने वाले थे मछली के, तो एक आदमी ने क्या किया कि अपना गमछा उसके ऊपर फेंक दिया, मछली को ढक दिया। अब यह गमछा फेंकना क्या हो गया? यही कॉपीराइट होता है। सभी लोग उसके पास पहुंचने वाले थे, कोई भी उसको उठा सकता था, लेकिन वहां पर कॉपीराइट किसने करा लिया? जिसने गमछा फेंक दिया। तो वही बात है कि काम तो इसके ऊपर कई लोग कर रहे थे, इसी पैटर्न से बाइनोमियल कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन ब्लेज पास्कल ने क्या किया? इसका कॉपीराइट करा लिया अपने नाम पर, इसलिए इसको हम लोग जानते हैं पास्कल्स ट्रायंगल के नाम से। अब फिर इस पर आते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम यहां पर आसानी से बता सकते हैं। अब पास्कल्स ट्रायंगल की जब बात हुई, तो आप यहां इसको पास्कल्स ट्रायंगल्स को देख लीजिए, ठीक है, कि अगर x प्लस वाई का पावर 0 है तो कोफिशिएंट 1, x प्लस वाई का पावर अगर 1 है तो उसके एक्सपांसन में जो कोफिशिएंट्स हैं वह 1 1। अगर x प्लस वाई का पावर 2 है तो उसके एक्सपांसन में जो कोफिशिएंट्स हैं वह क्या है? 1 2 1, ठीक है। इसी तरीके से आ रहा है, प्रत्येक रो का पहला और लास्ट वैल्यू तो 1 ही रहेगा, और बीच वाले में क्या पैटर्न है कि बीच वाले में ऊपर वाले दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर आके क्या होगा? पहला और अंतिम तो 1 रहेगा, लेकिन इसके लिए इस दोनों का सम, इसके लिए इस दोनों का सम। उसी तरीके से इस रो में जब आएंगे तो पहला और अंतिम तो 1 रहेगा, लेकिन इसके लिए इस दोनों का सम, इसके लिए इस दोनों का सम, इसके लिए इस दोनों का सम, ठीक है। और यही पैटर्न आगे कंटिन्यू होगा, फिर पहला और अंतिम 1, इस दोनों का सम, यहां इस दोनों का सम, यहां इस दोनों का सम, और यहां इस दोनों का सम। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट करना शुरू किया। तो अब हम यहां लिख सकते हैं x प्लस वाई टू द पावर 4 है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? यह तो 1 है, प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब और प्लस y टू द पावर 4, सॉरी y टू द पावर यहां क्या होगा? 4, y टू द पावर क्या होगा? 4। इसी तरीके से अब x प्लस वाई टू द पावर 5 अगर हमको चाहिए, ठीक है, तो हम यहां एक और रो बढ़ा लेते हैं, 1, ठीक है, 1 प्लस 4 5, ठीक है, यहां 4 प्लस 6 10, फिर 6 प्लस 4 10, फिर 4 प्लस 1 5, और फिर लास्ट में चला जाएगा 1, ठीक है। तो अब हम सीधा क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई टू द पावर 5 को x टू द पावर 5, ठीक है, पहले टर्म के हाईएस्ट पावर से शुरू करेंगे, इसका पावर घटाते जाएंगे, दूसरे का पावर बढ़ाते जाएंगे, प्लस वहां से कोएफिशिएंट 5 x टू द पावर 4 y प्लस 10 x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस फिर से 10 x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस फिर से 5x y टू द पावर 4 और प्लस y टू द पावर 5, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बोले कि x प्लस वाई टू द पावर 6 लिख दीजिए तो आप आसानी से लिख देंगे, लेकिन लिख तो आप देंगे, लेकिन आपके मन के अंदर परेशानी बढ़ेगी, ठीक है। आपको लगेगा कि यह जो पास्कल्स ट्रायंगल का मेथड है बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का, ठीक है, इसको ज्यादा समय तक हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें देखिए क्या डिमेरिट है कि अगर हम कंटिन्यूटी में एक्सपेंशन लिख रहे हो, x प्लस वाई टू द पावर 1, x प्लस वाई टू द पावर 2, x प्लस वाई टू द पावर 3, तब तो इस तरह से ट्रायंगल का रो हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और कोएफिशिएंट
इस तरीके से कैलकुलेट करते जाएंगे और आगे का एक्सपेंशन लिखते जाएंगे। लेकिन अगर हमको कोई सीधा x प्लस वाई टू द पावर 20 का एक्सपेंशन पूछ दिया, तो अब हमको इस ट्रायंगल को अगर बनाने चलेंगे तो हमारा पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, तो यह परेशानी उन लोगों के साथ भी थी जिन्होंने इसका एक्सपेंशन बताया कि किस तरह से बाइनोमियल को एक्सपैंड किया जाए। तो यह शुरुआती तरीका जो हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसी तरीके से उन्होंने सोचा और उनको भी वही परेशानी आई जो परेशानी आपके अंदर समझ में आ रही होगी कि यह तरीका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिर उन्होंने इस पर कुछ और विचार किया। ठीक है, इस पर और विचार किया तो आपको पता होगा, अगर आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो वहां एक पास्कल्स रूल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब पास्कल का जो वर्क था वो कॉम्बिनेशन के ऊपर भी था, और कॉम्बिनेशन में भी एक खास बात होती है। अगर एनसीआर हम लिखते हैं, ठीक है, एनसीआर अगर हम लिखते हैं तो एनसीआर में आप आर को कहां से कहां तक वैरी करा सकते हैं, तो 0 से लेकर n तक आर को वैरी करा सकते हैं, 0 से लेकर n तक। जैसे अगर मान लो कि यहां पर 4c r हम लिखते हैं, तो 4c अगर r है तो इससे आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप 4c 0 लिख सकते हैं, r का वैल्यू 4 से बड़ा तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनसीआर जब लिखते हैं तो एनसीआर में r के साथ क्या कंडीशन होता है कि r जो है यह स्मॉलर देन और इक्वल टू होता है n, यह बात याद रखिए, r इज स्मॉलर देन इक्वल टू n, r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए हम इसको कैलकुलेट करें तो 4c 0 लिख सकते हैं, 4c 1 लिख सकते हैं, 4c 2 लिख सकते हैं, 4c 3 लिख सकते हैं, 4c 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां कितना टर्म हो गया, यह 5 टर्म हो गया। और बाइनोमियल में भी एक खास बात है कि बाइनोमियल का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो बाइनोमियल का जो पावर होता है टर्म की संख्या उससे एक ज्यादा होती है। और एनसीआर के कैलकुलेशन में भी अगर आप आर का वैल्यू 0 से लेकर n तक वैरी कराते हैं तो टोटल टर्म आप कितना बना सकते हैं। ठीक है, तो जितना n का वैल्यू होगा उससे एक ज्यादा। तो उन्होंने सोचा कि इसको यहां अप्लाई करके देखा जाए, क्या ये एनसीआर का जो कैलकुलेशन है वह इन कोफिशिएंट से मैच करता है क्या। तो एक बार आप चेक करके देखिए, एक बार चेक करके देखते हैं कि हमारा जो एनसीआर का कैलकुलेशन है। ठीक है, जैसे अगर पास्कल्स ट्रायंगल की बात करें तो यह क्या है, तो यह है x प्लस वाई टू द पावर 1 का कोफिशिएंट। x प्लस वाई टू द पावर n लिखते हैं तो x प्लस वाई आता है, x का कोफिशिएंट भी 1, y का कोफिशिएंट भी 1, मतलब x प्लस वाई टू द पावर अगर 1 है, ठीक है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट यह होता है 1 1। ठीक है, तो अगर यहां जो यह पावर है 1, इसको n लिया जाए तो r का वैल्यू आप कहां से कहां वैरी करा सकते हैं, तो 0 से लेकर 1 तक ही जा सकते हैं। आप अगर n का वैल्यू 1 लिखते हैं तो 1c 0 लिख सकते हैं और 1c 1 लिख सकते हैं। तो 1c 0 का वैल्यू भी कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप फॉर्मूला पता है, nc 0 का वैल्यू 1 बताया है तो यह भी आपका क्या होगा 1 होगा, और 1c 1 भी आपका कितना होगा 1 होगा। पीछे आपने देखा है ना nc, फिर से एक बार दिखाते हैं आपको। ठीक है, nc 0 का वैल्यू भी 1, nc 1 का वैल्यू सॉरी nc n का वैल्यू 1, तो 1c 0 का मतलब वही हुआ nc 0 और 1c 1 का मतलब हो गया nc n, तो दोनों का वैल्यू निकल कर आया 1। यानी यहां जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है इसको हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जो बाइनोमियल का पावर है उसको n ले और r का वैल्यू 0 से लेकर n तक वैरी करा ले। उसी तरीके से और आगे बढ़े, x प्लस वाई का पावर अगर 2 है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट आप देख रहे हैं 1 to 1। ठीक है, अगर इसको मानकर
आर इसको एन मानकर अगर आर का वैल्यू हम 0 से एन तक वेरी कराते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं, तो 2C0, 2C1 और 2C2। अब 2C0 तो 1 होगा, ठीक है। 2C1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। NC1 क्या होता है, n होता है, तो 2C1 क्या होगा, 2 होगा, और 2C2 फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही वैल्यू आ रहा है जो यहां पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से, या हम कहें कि सीधा हमने अगर आइडेंटिटी को एक्सपैंड किया था तो वहां पर बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही आया था 1 2 1। और आगे एक बार चेक करिए, x प्लस वाई का पावर अगर 3 है, ठीक है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट 1 3 3 1 आता है। अगर हम बाइनोमियल का जो पावर है उसको n माने और r का वैल्यू 0 से n तक वेरी कराएं तो 3C0, 3C1, 3C2, 3C3 लिख सकते हैं। n का वैल्यू 3 है तो r का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक ले जा सकते हैं। तो अब अगर इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो 3C0 1 होगा, 3C1 3 होगा, 3C2 फिर से 3C1 लिख सकते हैं आप, 3C2 को 3C या कैलकुलेट कर लीजिए, 3C3 माइनस 2 यानी 3C1, तो फिर से 3 आ जाएगा इसका वैल्यू, और 3C3 तो 1 होता ही है, ठीक है। तो उनको बात पकड़ में आ गई कि पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से तो हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट लंबे समय तक कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस एनसीआर के फॉर्मूला के हेल्प से हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीआर के फॉर्मूला के हेल्प से अगर हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी बाइनोमियल में जो बाइनोमियल का पावर होगा, ठीक है, वह क्या होगा, वह हमारा n होगा, ठीक है। और r का वैल्यू कहां से कहां तक ले जाना है, तो 0 से लेकर n तक। जैसे इसमें बाइनोमियल का पावर 2 है तो n 2 हो गया, r 0 से लेकर कहां गया, 2 तक। यहां x प्लस वाई टू द पावर 3 है तो n का वैल्यू 3 हो गया, r का वैल्यू कहां कहां तक जाएगा, तो 0 से लेकर 3 तक। तब उसके बाद लोगों ने बाइनोमियल का एक्सपेंशन, ठीक है, इस एनसीआर के फॉर्मूला के हेल्प से लिखना शुरू किया, जिससे बाइनोमियल के किसी भी पावर का एक्सपेंशन आसानी से लिखा जा सकता है। इसको हम एक बार आपको लिखकर अब फिर से दिखाते हैं। जैसे x प्लस वाई का पावर अगर 0 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू है 1, ठीक है। लेकिन अगर x प्लस वाई का पावर 1 है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप x प्लस वाई लिखते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई तो हम जानते हैं इसलिए लिखते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं कि एनसीआर के हेल्प से लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो वेरिएबल के पावर का वेरिएशन तो जो हमने ऑब्जर्व किया है ठीक उसी तरह से चलेगा कि पहली बार क्या होगा, पहले टर्म का पावर मैक्सिमम होगा, दूसरे टर्म का पावर 0 होगा, और आगे बढ़ने के साथ पहले का पावर घटेगा, दूसरे का पावर बढ़ेगा, ठीक है। एनसीआर कहां हेल्प करेगा, तो कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने में। तो हम यहां अगर इसकी शुरुआत करें तो यहां हम क्या कर सकते हैं, हम कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो x प्लस वाई टू द पावर 1 है तो 1C0 से शुरू कर सकते हैं। x का पावर 1 होगा और y का पावर 0 होगा, प्लस 1C1, ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू 1 है तो 1C1, x का पावर 1 माइनस 1, y का पावर 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फिर देखिए कैलकुलेट करने पर यही आएगा x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई का पावर 2 है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं जो जानते हैं, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन हम अब एनसीआर के हेल्प से अगर इसका एक्सपेंशन लिखना चाहते हैं ताकि सारा कुछ मैनेज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू हमारे पास 2 लेना होगा, 2C0 से शुरुआत करेंगे कोएफिशिएंट की, 2C0, x का पावर 2, y का पावर 0, प्लस 2C1, x का पावर 2 माइनस 1, पहले टर्म का पावर 1 1 घटता है और दूसरे टर्म का पावर 1 1 बढ़ता है, y का पावर 1, प्लस 2C2, x का पावर 2 माइनस 2, y का पावर 2, यहीं पर जाके एंड हो जाएगा क्योंकि 2C2 के आगे जा नहीं सकते हैं हम। अब इसके आगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना r,
और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको यही मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर x प्लस वाई का पावर 3 है, ठीक है, तो आप जानते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। लेकिन अगर हम इसको एनसीआर के हेल्प से लिखें तो 3c0 x का पावर 3 y का पावर 0, 3c1 x का पावर 3 माइनस 1 y का पावर 1, 3c2 x का पावर 3 माइनस 2 y का पावर 2, फिर 3c3 x टू द पावर 3 माइनस 3 y का पावर 3। अब इसको कैलकुलेट करिए फिर से, तो 3c01 y का पावर 01 x क्यूब आएगा, 3c1 3 x का पावर 2 y का पावर 1, ठीक है, 3c2 फिर से 3 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए आप, 3 x का पावर 1 y का पावर 2, फिर 3c3 1 x का पावर 0 y का पावर 3। तो अब यह जो तरीका हमने डेवलप किया, ठीक है, इसकी सबसे खास बात क्या है कि जैसे छोटे पावर में अगर आपने याद करके इसको रखा हुआ है तब तो आपको ये लगेगा कि एकदम फालतू चीज है, लेकिन आप इसके यूज को देखिए कि अब इसके हेल्प से अगर हम आपसे कहें कि x प्लस वाई का पावर 6 x प्लस वाई का पावर 6 लिखना है हमको, x प्लस वाई का पावर अगर हमको 6 लिखना है, ठीक है, तो पहले से तो हमको x टू द पावर वाई x प्लस वाई टू द पावर 6 याद करके हम लोग रखे हुए नहीं है, या तो इसको मल्टीप्लाई करके हमको करना होगा, ठीक है, या फिर पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से करना होगा। तो पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से 6th स्टेप तक हमको ट्रायंगल बनाकर ले जाना होगा पहले, तब कोएफिशिएंट पता चल पाएगा। लेकिन अब हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तो 6c0 से शुरू करेंगे, n का वैल्यू 6 है तो 6c0 x टू द पावर 6 y टू द पावर 0, 6c1 x टू द पावर 6 माइनस 1 y टू द पावर 1, ठीक है, 6c2 x टू द पावर 6 माइनस 2 y टू द पावर 2, 6c3 x टू द पावर 6 माइनस 3 y टू द पावर 3, ठीक है, 6c4 x टू द पावर 6 माइनस 4 y टू द पावर 4, 6c5 x टू द पावर 6 माइनस 5 y टू द पावर 5, और 6c6 x टू द पावर 6 माइनस 6 y टू द पावर 6। रुकना कहां पर जाकर है वह भी हमको पता चल जाता है कि r का वैल्यू जब n के बराबर हो जाए तो उसके बाद नहीं बढ़ना है। यह तो 6 की बात है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन लिख सकते हैं जहां n कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई टू द पावर n, तो x प्लस वाई टू द पावर n में आप nc0 से शुरू करेंगे, x का पावर एक एक घटाएंगे, सबसे पहला टर्म में तो x को मैक्सिमम पावर जाएगा, y को 0 जाएगा, लेकिन नेक्स्ट से x का पावर एक एक घटना शुरू होगा, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1, nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2। इसी तरीके से आप कहां तक जाएंगे, तो ncn x टू द पावर n माइनस n y टू द पावर n तक जाएंगे। तो अब आप x प्लस वाई टू द पावर n के किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए एक्सपेंशन लिख पा रहे हैं। और डिफिनीशन में आपने क्या पढ़ा है कि द स्टेटमेंट व्हिच गिव्स एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। मींस आपका जो यह स्टेटमेंट है यही क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है। तो अब हम आपको यह फॉर्मूला कोई भी दिक्कत नहीं दे रहा होगा, ठीक है। जब हमने इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन किया है तो अब यह फॉर्मूला आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। लेकिन यही फॉर्मूला अगर हम यहां लिख दिए होते पहले ही, ठीक है, तो वहां आपको बात कुछ भी समझ में नहीं आती, ठीक है। x प्लस वाई टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, आप एक बार लिखिए फिर से, nc0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y, nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसी तरीके से ncn
एक्स टू द पावर n माइनस n y टू द पावर n। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या। वह है स्टेटमेंट जो x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपांसन बताता है हमको, उसी स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपांसन आप आसानी से कर सकते हैं n के किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कहां पहुंच गए थे हम लोग। हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, कुछ कुछ बात जो हमने पीछे ऑब्जर्व किया है वही हमने यहां लिख दिया है। सबसे पहला, द नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई टू द पावर n इज n प्लस 1। x प्लस वाई टू द पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो n का जो वैल्यू होता है उसके एक्सपेंशन में उसे एक ज्यादा टर्म होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर किए तो एक्सपेंशन में टर्म आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब पावर है 2, एक्सपेंशन में टर्म आया 3। उसी तरीके से x प्लस वाई का होल क्यूब अगर किए तो उसके एक्सपेंशन में आया टर्म 4। तो वही कह रहा है कि x प्लस वाई का पावर अगर n है तो उसके एक्सपेंशन में आएगा n प्लस 1 टर्म। दूसरा कह रहा है कि द सम ऑफ इंडाइसेज ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n। ठीक है, x प्लस वाई के पावर का सम प्रत्येक टर्म में सेम ही रहता है। ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार आप कि यहां पर पहला टर्म है x और y के पावर का सम n, यहां दूसरा टर्म है x प्लस वाई के, x के पावर और y के पावर का सम फिर से n, यहां भी x के पावर और y के पावर का सम फिर से n। तो वह कह रहा है कि सम ऑफ इंडाइसेज ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n। तीसरा कह रहा है द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स nc0 nc1 nc2 so on ncn minus 1 ncn of the terms equidistant from beginning and end are equal। ठीक है, यह जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, ये जो nc0 nc1 nc2 है या लास्ट में ncn minus 1 है ncn है, बिगिनिंग से और एंड से जो जो टर्म इक्विडिस्टेंट होगा उसके बाइनोमियल कोफिशिएंट का वैल्यू सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि NCR बराबर होता है NCN माइनस आर। ठीक है, आपने जब अभी यहां एक्सपांसन लिखा तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ये जो यहां जो 1 2 1 दिख रहा है यही 2C0 2C1 2C2 का वैल्यू है। ठीक है, तो बिगिनिंग पहला टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है और अंतिम टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है 1 1। अब इसमें ये 3 4 टर्म है, तो पहला का कोफिशिएंट 3C0 1, अंतिम का 3C3 1। ठीक है, और बिगिनिंग से जो दूसरा का है 3, एंड से भी दूसरे का है 3। आपने x प्लस वाई टू द पावर 6 का एक्सपेंशन किया तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 6C0 का वैल्यू कितना होगा? 6C6 के बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि NCR बराबर होता है NCN माइनस आर। तो 6C0 बराबर आप लिख सकते हैं 6C6 माइनस 0 यानी 6C6। ठीक है, तो यह जो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर का फॉर्मूला है, यह कितना काम का है, इसके हेल्प से हमको पता चल गया कि किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में पहले टर्म और अंतिम टर्म का कोफिशिएंट बराबर होगा। ठीक है, दूसरे टर्म और लास्ट से जो दूसरा टर्म होगा उसके कोफिशिएंट का वैल्यू बराबर होगा। बिगिनिंग से तीसरा टर्म और एंड से जो तीसरा टर्म होगा उसके कोफिशिएंट का वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, तो वही लास्ट में यहां कह रहा है कि द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स NC0 NC1 NC2 so on NCN minus 1 NCN of the terms equidistant from beginning and end are equal because NCR is equal to NCN minus R। मीन्स NC0 का वैल्यू उतना ही होता है जितना NCN का, NC1 का उतना ही होता है जितना NCN minus 1 का। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग समझ गए। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या है वो हम लोग समझ गए। तो आइए इसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम एक दो प्रैक्टिस। यह है हमारा प्रॉब्लम, कह रहा है एक्सपांड 2x प्लस 3y टू द पावर 4 बाय बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है,
तो अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला सीखा है कि 2x प्लस 3y टू द पावर 4, इसको एक्सपेंड करना है। तो अभी जो हमने सीखा है उसमें हमने सीखा है x प्लस वाई टू दी पावर n का एक्सपेंशन, मतलब पहला टर्म हमारा x होता था, दूसरा टर्म y होता था। तो यहां अगर 2x प्लस 3y टू दी पावर 4 को एक्सपेंड करना है तो x की जगह हम क्या लेंगे 2x, और y की जगह पूरा का पूरा क्या लेंगे 3y। तो तो x प्लस वाई टू दी पावर के n के एक्सपेंशन में अभी आपने देखा है कि शुरू कहां से करते हैं, तो nc0 से। तो यहां n का वैल्यू हमारा 4 है, तो इसका एक्सपेंशन अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो x हमारा 2x होगा, मतलब x की जगह हम 2x यूज करेंगे, y की जगह 3y यूज करेंगे, n का वैल्यू हमारा क्या होगा 4 होगा। तो 4c0 से शुरू करेंगे, 4c0 2x टू दी पावर 4 माइनस 0, या 4y टू दी पावर, y नहीं 3y टू दी पावर 0, y की जगह हमारा क्या है 3y है। तो 3y टू दी पावर 0 प्लस 4c1 2x टू दी पावर 4 माइनस 1 3, 3y टू दी पावर 1, 4c2 2x टू दी पावर 4 माइनस 2 मीन्स 2, 3y टू दी पावर 2 प्लस 4c3 2x टू दी पावर 4 माइनस 3 मीन्स 1, 3y टू दी पावर 1, और लास्ट 4c4 2x टू दी पावर 4 माइनस 4 मीन्स 0, और 3y टू दी पावर हो जाएगा 4। तो अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने जाएंगे हम, तो 4c0 का वैल्यू हमारा कितना होने वाला है, देखिए 4c0 का वैल्यू होगा 1, 2x टू दी पावर 4, तो 2 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा 16, x टू दी पावर 4, 3y टू दी पावर 0, तो यह तो 1 हो जाएगा, 4c1 होगा 4, 2x टू दी पावर 3 मीन्स 8x क्यूब हो जाएगा यह, 3y टू दी पावर 1 मीन्स 3y, 4c2, ठीक है। 4c2 क्या होगा, क्विक कैलकुलेशन आपने सीखा है, तो 4c2 को हम लिखेंगे 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 मीन्स 6, तो 4c2 हमारा हो गया 6, 2x टू दी पावर 2 मीन्स 4x स्क्वायर, 3y टू दी पावर 2 मीन्स 3y टू दी पावर 2 मीन्स 9y स्क्वायर, प्लस 4c3, तो 4c3 फिर से क्या हो जाएगा, 4c3 इज इक्वल टू 4c4 माइनस 3 मीन्स 4c1 हो जाएगा, तो 4c1 का वैल्यू क्या होगा 4, 2x टू दी पावर 1 मीन्स 2x इंटू 3y टू दी पावर यहां होगा 3, 3y टू दी पावर यहां होगा 2x टू दी पावर 1, 3y टू दी पावर 3, ठीक है। y का पावर बढ़ते गया है, यहां 2 है तो यहां 3 होगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 y क्यूब, और प्लस लास्ट में आएगा 4c4 1, 2x टू द पावर 0 1, 3y टू द पावर 4, तो 81y टू द पावर 4। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, बस कैलकुलेशन का ही इसमें काम ही है। तो कैलकुलेशन का अगर काम है हमारा तो करना है, यह हो जाएगा 16 x टू दी पावर 4 प्लस, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 96 x क्यूब y प्लस 6 इंटू 4 इंटू 9, ठीक है। टू 216 हो जाएगा शायद, क्या देख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 27, तो 8 इंटू 27 हो जाएगा, यह भी होगा 216, लेकिन अब की बार एक्स वाई क्यूब,
एक्स वाई क्यूब, यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, यहां एक्स वाई क्यूब, टर्म कोई मिसिंग नहीं ना है। 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 216, ठीक है, एक्स वाई क्यूब, और लास्ट में हो जाएगा प्लस 81 वाई टू द पावर 4। तो यह है हमारा 2x प्लस 3y टू द पावर 4 का एक्सपेंशन। मींस हमने सीखा कि x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कहां करते हैं, तो इसी तरीके इस तरह के सिचुएशन में हम लोग अप्लाई करते हैं। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन करने की चीज है, तो यहां 4c0 था 1 हुआ, 2x टू द पावर 4, तो 2 का पावर 4 16, x टू द पावर 4, 3y का पावर 0 था तो 1 हुआ, 4c1 4, 2x टू द पावर 3, तो 2 का क्यूब 8, 8x क्यूब 3y, ठीक है। 4c2 6 हो जाता है, 2x का स्क्वायर था तो 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर था तो 9y स्क्वायर, ठीक है। फिर 4c3 4 हो गया, 2x का पावर 1 था तो 2x हो गया, 3y का क्यूब था तो 3 का क्यूब 27, y क्यूब, 4c4 फिर 1 हुआ, 2x का पावर 0 1 हुआ, 3y का पावर 4 है तो 81 y टू द पावर 4 हो गया। यह 16x टू द पावर 4 हो गया, यहां 96 x क्यूब y हो गया, यहां हो गया आपका, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6 इंटू 4 इंटू 9, सिक्स इंटू 4 हो जाएगा 24, 24 इंटू 9, ठीक है, 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर यहां पर आया 4 इंटू 2 इंटू 27, तो 8 इंटू 27, यह भी 216 एक्स क्यूब वाई, 81 वाई टू द पावर 4, ठीक है। तो यह इसका करेक्ट एक्सपांशन आ गया। इसमें लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आप जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, यह जो टोटल कोफिशिएंट कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, जैसे अगर हम इसमें दो बात आगे चलकर चर्चा में आएगी, एक तो होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट और दूसरा होगा कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें आप अंतर समझ लीजिए कि बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट में क्या अंतर है। तो जैसे इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहां 2x टू द पावर 4 है, तो यह जो एनसीआर वाला टर्म होता है इसी को बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। जैसे 4c0 हो गया, 4c1 हो गया, 4c2 हो गया, यह हो गया बाइनोमियल कोफिशिएंट। और यह बाइनोमियल कोफिशिएंट जब यहां किसी और कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2x टू द पावर 4 है तो यहां 16 बना, बाइनोमियल कोफिशिएंट का वैल्यू तो 1 है, लेकिन यह यहां पर 2x टू द पावर 4 होने के कारण जो 16 आया, 16 इंटू 1 मल्टीप्लाई होकर यहां कोफिशिएंट 16 बना, तो यह पूरा का पूरा कोफिशिएंट कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। जबकि अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 पूछा जाए तो हम सिर्फ कॉम्बिनेशन का जो टर्म है उसी को बोलेंगे। जो कॉम्बिनेशन वाला कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, और टोटल कांस्टेंट कैलकुलेशन के बाद जो कोफिशिएंट बनता है उसको बोलते हैं सिंपली कोफिशिएंट। तो आइए एक और छोटा सा प्रॉब्लम करके देखते हैं। कह रहा है कि इफ 1 प्लस ए एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, then find a and n, a और n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इफ 1 प्लस ए एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड a and n। तो कुछ नहीं करना है हमको, बस वही जो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने सीखा है वह LHS में करेंगे और टर्म्स को इक्वेट कर लेंगे। तो 1 प्लस ए एक्स टू द पावर n, 1 प्लस ए एक्स टू द पावर n का अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो NC0 1 टू द पावर n ए एक्स टू द पावर 0, क्योंकि x की जगह आपकी बार 1 है, y की जगह आपके पास ax है, प्लस NC1 1 का पावर n माइनस 1, ax का पावर हो जाएगा 1, प्लस NC2
1 का पावर n माइनस 2 ax टू दी पावर 2 प्लस सो ऑन। यहां भी 3 टर्म तक एक्सपेंशन दिया है तो यहां भी हम 3 टर्म तक ही एक्सपेंशन करते हैं। तो NC0 हमारा 1 हो जाएगा, 1 का पावर n भी 1 होगा, ax का पावर 0 भी 1 होगा, यानी पहला टर्म 1 होगा। NC1 हमारा n होगा, ठीक है, और 1 का कुछ भी पावर तो 1 हो जाएगा, ax का पावर 1 तो यहां ax हो गया, प्लस NC2। तो NC2 को अगर हम तोड़ेंगे तो NC2 क्या होगा, तो n से शुरू करके 2 फैक्टर यानी n इंटू n माइनस 1। अब भाई नीचे फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल 2 ही हो जाता है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। यह हमारा 1 प्लस ax टू द पावर n का एक्सपेंशन है और यहां 1 प्लस ax टू द पावर n का एक्सपेंशन यह दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला टर्म को पहले टर्म से, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से इक्वेट करेंगे, तीसरे टर्म को तीसरे टर्म से, इक्वेटिंग टर्म्स वी गेट, ठीक है। टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो यहां से तो कुछ नहीं मिलेगा, 1 1, यहां से Na इज इक्वल टू 8 मिलेगा, Na इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यह एक इक्वेशन हो गया हमारा। और यहां से n इंटू n माइनस 1 बाई 2 a स्क्वायर, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां n से भी मल्टीप्लाई करते हैं और a स्क्वायर से भी। तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर a स्क्वायर माइनस n a स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 24, ठीक है। ये 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब n स्क्वायर a स्क्वायर को na का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस na इंटू a लिख सकते हैं, na स्क्वायर को इज इक्वल टू 48। अब Na का वैल्यू चूंकि 8 है तो Na का वैल्यू यहां 8 रख देते हैं, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 8a इज इक्वल टू 48। अब यहां से 8a को उधर ले जाइए, 48 को इधर ले आइए, तो 8a बराबर हो गया 64 माइनस 48। तो 8a इज इक्वल टू हो जाएगा ठीक है, 8a इज इक्वल टू, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, 24 एक्स स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 बाई 2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट किए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 24, तो n स्क्वायर a स्क्वायर माइनस n a स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 24, तो 48 अच्छा 16 होगा, 16 सॉरी, यहां होगा 16, ठीक है। तो a का वैल्यू यहां से क्या आ गया, तो a का वैल्यू आ गया 2। अब a का वैल्यू 2 आ गया तो a का वैल्यू अगर यहां रख देंगे a की जगह 2, तो na बराबर है 8 और इसमें अगर हम a का वैल्यू रख दें 2 तो n इंटू 2 बराबर 8, तो यहां से n का वैल्यू हो जाएगा 4। देयरफॉर आंसर आपका निकल कर आ गया n इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 2। तो यह था हमारा बाइनोमियल जो एक्सपेंशन आज हमने सीखा था, उससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रैक्टिस हम करना चाह रहे थे। तो इस 2 प्रॉब्लम से प्रैक्टिस हो गया होगा थोड़ा सा, और अगर नहीं हुआ है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमारा और भी प्रैक्टिस, ज्यों ज्यों आगे पढ़ते जाएंगे अब तो यहीं से गाड़ी आगे बढ़नी है, ठीक है। लेकिन हमको उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने बाइनोमियल थ्योरम को समझ लिया है, ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन किस तरह से आया है उसको आपने समझ लिया है, ताकि अब आपको एक्सपेंशन लिखते कोई दिक्कत नहीं हो। अगर बिना डिटेल डिस्कशन के सीधा आपको फॉर्मूला बताया जाता तो आप बहुत कंफ्यूज होते। तो हमको उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।